In the evaluation of Indian planning, we are going to see the achievements and failures of Indian planning during the period of 1950 to 1990. पहले अचीवमेंट्स देखते हैं, यानी हम इकोनॉमिक प्लानिंग में हमने क्या अचीव किया. सबसे पहले इंक्रीज़ इन नेशनल इनकम. During British rule, annual growth rate of national income was 0.5%. After economic planning, national income increased to around 4% per annum. जिसका मतलब है कि पहले 0.5% के करीब का जो हमारा नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट था, जो कि बहुत कम था. 0.5% का मतलब क्या है? 1% भी नहीं. मतलब अगर एक साल हमारी नेशनल इनकम 100 थी, तो अगले साल 101 भी नहीं थी, उसमें 50 पैसे का इंक्रीज़ था, विच इज़ वेरी लेस. लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद में ऐसी कंडीशन नहीं रही. हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के बाद में जो ग्रोथ रेट थी वो 4% पर एनम, यानी पर एक साल के अंदर एटलीस्ट 4% बढ़ी. ओके, जो 0.5% से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. लेकिन अलग से अगर हम कहें कि 4% बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, ऐसा नहीं है, बट पहले से इम्प्रूवमेंट था. तो ये एक हमारा अचीवमेंट है. एंड इट हैज़ स्टेडली इंक्रीज्ड आफ्टर दैट, अदर देन द थर्ड एंड द फोर्थ 5 ईयर प्लान. यानी थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान को अगर हम छोड़ दें, तो उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो स्टेडली इंक्रीज़ की है. स्टेडली इंक्रीज़ मतलब अगर 4% थी तो 4.4 हुई, देन 4.8 हुई, ऐसे करके. सिर्फ कौन सी प्लान को छोड़ के? थर्ड और फोर्थ प्लान को छोड़ के. इंडियन इकोनॉमी प्रोग्रेस्ड फ्रॉम अ स्टैगनेंट इकोनॉमी टू अ डेवलपिंग इकोनॉमी. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी इकोनॉमी एक स्टैगनेंट इकोनॉमी थी. स्टैगनेंट का मतलब रुकी हुई. लेकिन अब हमारी इकोनॉमी ने डेवलप करना शुरू किया, रफ्तार पकड़ना शुरू किया. सेकेंड अचीवमेंट इज़ इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम. आप लोगों को मैंने बताया था पर कैपिटा इनकम का मतलब, जब हम पूरी कंट्री की नेशनल इनकम को उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं, तो जो पर हेड इनकम आती है उसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं. तो हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हुई फ्रॉम 2.7% इन द फर्स्ट प्लान टू 5.3% इन द 12th प्लान. यानी हमारी पर कैपिटा इनकम में लगातार इंक्रीज़ हुआ. और पहली प्लान जो कि 1951 में लॉन्च हुई थी, उसमें ये इंक्रीज़ आया 2.7% से, और धीरे धीरे करके 12th प्लान तक ये इंक्रीज़ 5.3% का हो गया. तो आप देख रहे हैं, अगर हम डेटा डिस्कस कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रोग्रेशन है, डिग्रेशन नहीं है. यानी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग से बेहतर हुआ कुछ. ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी तो हम पीछे चले गए. पीछे नहीं गए. वो स्ट्रैटेजी गलत थी, या वो स्ट्रैटेजी एक लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए थी, वहाँ तक है. अगर वो स्ट्रैटेजी लंबे समय तक ना चलती, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी, तो शायद ये जो हम डेटा डिस्कस कर रहे हैं 2.7% टू 5.3%, इसमें और इंक्रीज़ आ गया होता. बट डेफिनेटली प्रोग्रेस हुई. तो इंक्रीज़ हुई पर कैपिटा इनकम से. दिस इंडिकेट्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर कैपिटा इन द कंट्री. कंट्री की नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम का बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, मतलब हर इंसान को पहले के मुकाबले ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिलने लगे. तो क्यों मिलने लगे? क्योंकि प्रोड्यूस हो रहे थे कंट्री के अंदर. तो पहले अगर हमें कम चीज़ें मिलती थी, कम वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलती थी, क्योंकि हमने प्रोग्रेस की, क्योंकि हमने डेवलपमेंट किया हर फील्ड में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, तो अब हमारी ना सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ी बल्कि पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी. और इससे हमें सीधे सीधे ये पता चलता है कि पहले के मुकाबले आज हमारे पास ज़्यादा था. Proportion of people living below poverty line has reduced. हम जब 19 मतलब हमने बात की थी अभी जो इंडिपेंडेंस से पहले वाले ईरा की, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में थी. समझने में बहुत मुश्किल नहीं आएगी हमें क्यों थी. क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, और हमारा जो भी पैसा था जो हम कमाते थे, चाहे फॉरेन ट्रेड के थ्रू कमाते थे, चाहे एग्रीकल्चर के थ्रू कमाते थे,
कैसे भी जो हम कमाते थे वो सीधे सीधे ड्रेन होता था, वो सीधे सीधे चला जाया करता था, ले जाया करते थे ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री में। यानी हमारी इनकम से उनके यहाँ खुशहाली बढ़ रही थी और हमारे यहाँ गरीबी बढ़ रही थी। तो हमारी कंडीशन ये थी उस वक्त में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, उसके कुछ टाइम बाद में जब हमने एस्टिमेट लगाया तो 34% लोग गरीब थे 1960-61 में। ओके, 34% का मतलब क्या होता है? अगर 33% भी अगर हम कहें तो ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन का मतलब 3 में से 1 आदमी गरीब था। ओके, और ये किसी कंट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात नहीं होती है कि इतने सारे लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। पॉवर्टी लाइन जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है, छोटा सा उसके लिए मैं आपको एक मीनिंग बता दूँ उसका, फिर आगे चलते हैं। पॉवर्टी लाइन का मतलब है कि अगर जो हमारे डेली की बेसिक ज़रूरतें हैं, क्या ज़रूरतें हैं अगर हम उन्हें पिन पॉइंटेडली समझें, फूड की ज़रूरत है, खाने की, क्लोथिंग की ज़रूरत है, कपड़ों की, शेल्टर की ज़रूरत है, यानी हमारे सिर पर एक छत होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छा कोई बड़ा मकान हो, लेकिन कम से कम कुछ तो होना चाहिए हमारे पास में ऐसा जो हम एटलीस्ट जो वेदर है या जितनी चीज़ें हैं, धूप है, ताप है, बारिश है, उससे बच सकें, राइट। तो अगर ये 3 चीज़ें हम डेली बेसिस पर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यानी हमारी इनकम उतनी भी नहीं है, तो जिन लोगों के साथ में ऐसा होता है जो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर इनको भी अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी कंडीशन हम ये कहते हैं दैट दोज पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी वो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो ऐसे कितने लोग थे 1960-61 में? 34%। अब इकोनॉमिक प्लानिंग से हम देखते हैं कि जब 12th प्लान हमारी कंप्लीट हुई और उसके बाद में नीति आयोग का गठन हुआ, नीति आयोग फॉर्म हुआ, तो उस वक्त का एस्टिमेट ये बताता है कि हमारी पॉपुलेशन 21.9% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे थी। तो 34% से लगभग 22% पर हम आ गए। आप सोचेंगे कोई अच्छी बात नहीं है कि 22% हमारी पॉपुलेशन आज भी गरीबी रेखा के नीचे है। आई एग्री विद यू, लेकिन पहले से बेहतर कंडीशन है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट अचीवमेंट, क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हम इस पीरियड में जब हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर पाए, यानी हम पहले से बेहतर मौके दे पाए लोगों को जॉब करने के। ओके, हमें ध्यान आना चाहिए कि जिस वक्त हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस वक्त में ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में लगी हुई थी। और यहाँ मैं जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ लगी हुई थी का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है सबका गुजारा उससे चल रहा था, लेकिन क्योंकि उनके पास और कुछ करने के लिए नहीं था तो वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, चाहे वो खेती करते थे या खेती पर मजदूरी करते थे, लेकिन उनके पास में और कुछ करने के लिए नहीं था। इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू सिस्टमैटिक तरीके से हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट की, मतलब हमने लोगों को काम के अवसर देने शुरू किए, मौके देने शुरू किए। कैसे? मोर इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, यानी हमने प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, जिसकी वजह से जब रोड्स बनी, रेलवेज़ बनी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बने, कम्युनिकेशन बने, एक तो उनको डेवलप करने के लिए भी हमें लोगों को जॉब हमने प्रोवाइड किया। साथ के साथ जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा पहले से बेहतर हुआ तो लोग काम की तलाश में एक जगह पर, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ काम नहीं है तो काम की तलाश में एक से दूसरी जगह भी जा पाते थे। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ तो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और तेज़ी से हुआ। हम इंडस्ट्रीज़ को नंबर में भी और लोकेशन वाइज भी ज़्यादा जगह पर हम ले जा सके। यानी पहले हमारी इंडस्ट्रीज़ कम थी, अब हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया, दूर दूर तक हमने इंडस्ट्रीज़ को पहुंचाया। और वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का पहुंचने का मतलब ये था कि वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना। नाउ लेट मी क्लैरिफाई इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट टू यू थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब ये है, इंडस्ट्री से आप ये मत समझिए कि कोई फैक्ट्री है, वहाँ काम चल रहा है और चिमनी में से धुआं निकल रहा है। एक ऐसी मेंटल इमेज हमारे दिमाग में आती है इंडस्ट्री को लेके, जिसको हमने इमेजिन किया अभी वो एक फैक्ट्री है। इंडस्ट्री का मतलब ये है जब बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट्स, बहुत सारी ऐसी, जिन फैक्ट्रीज़ की हमने अभी बात की, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ किसी एक तरीके के प्रोडक्ट को बनाती हैं, तो उनको इन टोटल हम एक इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो उसका मतलब क्या है कि रॉ कॉटन का धागा बनाना, धागे का कपड़ा बनाना, वीविंग और ये सारी चीज़ें, प्रिंटिंग करना, डाइंग करना, कॉटन गारमेंट्स बनाना, ये सारा काम जो फैक्ट्रीज़ कर रही हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स कर रही हैं, वो एक जगह महाराष्ट्र में या गुजरात में आसपास में सेंट्रलाइज हो जाती हैं, आसपास में मिलती हैं, और उसको कुल मिला के उनको इन टोटलिटी हम कह देते हैं एक कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसे ही अगर आगरा में लेदर का इंडस्ट्री है, तो ऐसे ही लेदर के बारे में है कि लेदर का वहाँ पर खाल का पहुँचना, उसका साफ़ होना, टैनिंग, देन पॉलिशिंग, देन कटिंग, और मे बी उसके अलग अलग शेप्स में बनने के बाद में उसको पर्सेस में, शूज़ में जब बनाते हैं, तो कई सारी यूनिट्स लगी होती हैं इस काम में, लेकिन टोटल वो किस में डील कर रही हैं? लेदर में, इसलिए उसको लेदर इंडस्ट्री कहा गया। तो ऐसे ही जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ अलग अलग जगह पर पहुँची, प्राइवेट सेक्टर ने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर ने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया। तो जब ये फैक्ट्रीज़ या ये यूनिट्स अलग अलग जगह पर लगाई गई, तो वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिला। ये कहने मतलब ये समझने की बात है कि जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर लोगों का उस एरिया का भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होता है, क्योंकि कोई इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को काम मिलेगा सबसे पहले। दूसरी बात ये, वहाँ सड़कें पहुँचेंगी, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के कम्युनिकेशन के मीन्स पहले से बेहतर होंगे, वहाँ बिजली की सप्लाई पहले से बेहतर होगी, वहाँ मार्केट्स पहले से ज़्यादा होंगे। तो एक इंडस्ट्री लगते ही पूरे एरिया का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, ये हमारा कहना है। तो अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की बढ़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का। दूसरा क्या तरीका था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने का? गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रोग्राम्स जिनकी मदद से लोगों को रोज़गार दिया जाए। अभी बहुत न्यूज़ में आ रहा है मनरेगा, एक एक्ट भी बनी थी 2005 में मनरेगा से रिलेटेड। मनरेगा एक्चुअली क्या था कि जो गांव में लोग थे, जो काम कर सकते थे, उनको पूरे साल भर में ये अश्योर किया अपने गवर्नमेंट ने अपनी इस मनरेगा स्कीम के थ्रू कि आपको इतने डेज़ का काम मिलेगा, गारंटीड वर्क मिलेगा। आप अपने आप को रजिस्टर कराइए और मनरेगा के थ्रू आपको जब काम चाहिए, आपको उतने पूरे साल के लिए नहीं, लेकिन कुछ दिनों का पूरे साल के अंदर गारंटी किया गवर्नमेंट ने कि इतने दिनों के लिए हम आपको कोई ना कोई काम जिसमें आपको मिनिमम डेली वेजेस मिलें, वो काम आपको प्रोवाइड करेंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आपको मिनिमम वेजेस हम प्रोवाइड करेंगे। ये था मनरेगा का कॉन्सेप्ट। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की इस ड्यूरेशन में, ओके, जिसकी मदद से ये आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत तेज़ी से हुआ। 70 लाख पीपल गॉट जॉब्स थ्रू दीज प्रोग्राम्स इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 70 लाख पीपल, तो बहुत सारे लोग, हमने सिर्फ 70 लाख पीपल का बोला है कि कुछ 70 लाख लोगों को जॉब मिला, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ जाता है ओवर द पीरियड ऑफ प्लानिंग। अलग अलग प्लान्स के थ्रू, अलग अलग जो हम गवर्नमेंट ने कोशिशें की, उसकी मदद से कई कई लाख लोगों को जॉब मिला। ओके, नेक्स्ट वी कम टू इक्विटी। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर? हमने क्या अचीव किया थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग, उस कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट हम अचीवमेंट देखते हैं इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में। इक्विटी क्या है? इक्विटी हमने डिस्कस किया था जब इक्वालिटी की बात आ रही है। इक्वालिटी मतलब
लोगों को हम अपनी पॉलिसी के थ्रू, द गवर्नमेंट ट्राइड कि लोगों को अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, प्लानिंग के थ्रू बराबरी दे सकें। किस लिहाज से? देखिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी, उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग का कोई रोल नहीं था। यानी हर वो इंसान जो कि इंडिया का सिटीज़न है उसको पॉलिटिकल इक्वालिटी मिली, मींस जो जो उसके पॉलिटिकल राइट्स हैं, राइट टू वोट वगैरह, उसको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं अगर वो इंडिया का सिटीज़न है तो। बाकी इक्वालिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू इंश्योर करने की बात की जा रही है, वो कौन सी इक्वालिटी है? सबसे पहले इकोनॉमिक इक्वालिटी, मतलब जो रिच और पुअर का गैप है जो कि हमारी इकोनॉमी में है, रिच भी हैं और पुअर भी हैं और उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। किस चीज़ का गैप है? सुविधाओं का गैप है, अपॉर्चुनिटीज़ का गैप है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिच हैं वो अफोर्ड कर पाते हैं और जो पुअर हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस गैप को इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू कम करने की बात की गई। मतलब ऐसी कोशिश की जाए कि प्लान हम इस तरह से करें कि हर प्लान के साथ में जो भी प्रोजेक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं उसके साथ में गरीबी कम हो, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर कम हो। ऐसा ना हो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की और अमीर होते चले जाएं, गरीब और गरीब होते चले जाएं। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी वाज फॉलोड इन द इकोनॉमिक प्लानिंग। और कुछ हद तक हमने बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू उनको रिजर्वेशन भी दिया और उन्हें फाइनेंशियल हेल्प भी चलाई, ख़ास उनके लिए प्रोग्राम्स भी चलाए और कुछ हद तक हम पहले से बेहतर इस कंडीशन को कर पाए। इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आप लोग जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं ही सारे के सारे, आप समझ पाएंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन का बढ़ने का मतलब क्या है कि पहले जितना हमारे पास जमा पूंजी थी उससे कहीं ज़्यादा हम इकोनॉमिक प्लानिंग में जमा कर सके। ऐसा कब पॉसिबल होता है? पहले इनकम्स बढ़ती हैं, अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स बढ़ेंगी, सेविंग्स बढ़ेंगी तो पैसा जुड़ेगा और पैसा जो जुड़ता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, राइट? तो 10.2% था हमारा रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और 32.9 ऑफ जीडीपी हो गया 2015-16 में। तो जैसा हमारा डेटा बता रहा है कि हमने 3 गुना से भी ज़्यादा अचीव किया ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, मॉडर्नाइजेशन ये भी एक हमारा गोल था। तो हम क्या पूरी तरह से आज मॉडर्न हैं? हम देखते हैं कि कितना हमने अचीव किया इस पीरियड के अंदर। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सीन इन एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही बात है, पहले जहाँ पर हल और पुराने तरीक़ों से खेती होती थी, आज हम जहाँ भी जाएं हमें ट्रैक्टर्स और ट्यूबवेल्स दिखाई देते हैं। इंडस्ट्रीज़ में क्या अचीवमेंट किया? इंडिया इज़ द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और हमारी कंट्री जो कि बिल्कुल बैकवर्ड कंट्री थी, स्टैग्नेंट कंट्री थी, वो अगर आज इकोनॉमिक प्लानिंग की वजह से ही हुआ है कि आज वो वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। यानी हमारी इंडस्ट्रीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ी हैं, हम वर्ल्ड में 10th रैंक करते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के हिसाब से। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट has been about 6% from 1951 to 1990। अभी हमने देखा था ग्रोथ रेट हमारा बढ़ा है। इस पीरियड में एवरेज अगर हम देखें तो 6% से बढ़ा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, 6% से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ा है, पहले से ज़्यादा हुआ है और इसके बाद में बढ़ ही रहा है तब से। देयर वॉज ग्रोथ इन कैपिटल गुड्स एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़, ये पार्ट हम कवर कर चुके हैं ऊपर। इंडिया हैज़ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन। यानी हम जब एक एक चीज़ पहले इंपोर्ट किया करते थे, अब ऐसी नौबत नहीं है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं, ख़ास तौर पर जो कंज्यूमर के मतलब की चीज़ें हैं, मेरे और आपके रोज़ के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। वास्ट नेटवर्क ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले से बहुत ज़्यादा अब हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स और रेलवेज़ की सुविधाएं हैं। इंडियन रेलवेज़ इज़ नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखनी चाहिए। रेवोल्यूशनरी ग्रोथ इन IT सेक्टर, हमारा जो IT सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्टर है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। पावर जनरेशन कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज्ड, हम पहले से बहुत ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट वी कम टू सेल्फ रिलायंस।
क्या अब हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं? देखते हैं। वी आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड। अब हमें बाहर से मदद की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन पहले जितनी थी अब उतनी फाइनेंशियल एड हमें रिक्वायर्ड नहीं है। वी आर नॉट इम्पोर्टिंग फूड ग्रेन्स एज वी डिड इन 1950-51। हम 1950-51 तक फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट कर रहे थे, लेकिन थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन अब हम फूड ग्रेन्स इम्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी हमें जो चाहिए गेहूँ चावल हम अपनी कंट्री में उसको प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। वी आर सेल्फ सफिशेंट इन प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। मैंने अभी बताया आपको, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री हमारी डेवलप हुई है और हम अपने डेली के ज़रूरत की सामान को खुद प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में हम कैसे सेल्फ रिलायंट हुए हैं? बोथ वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हैज़ इंक्रीज्ड। हमारी कंट्री की जितना हम ट्रेड करते थे वो क्वांटिटी बढ़ी है चीज़ों की, जितना हम ट्रेड करते थे जितनी वैल्यू का वो वैल्यू बढ़ी है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि ये दोनों चीज़ों में इंक्रीज़ आया है, विच इंडिकेट्स एन अचीवमेंट। वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग फिनिश गुड्स एंड नॉट रॉ मटेरियल्स। शुरुआत हमने कहाँ से की थी कि हम कच्चा माल एक्सपोर्ट करते थे, अब हम उसकी जगह सामान बना के और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। पहले हम एक एक सामान जो कि मशीन या इक्विपमेंट से रिलेटेड था उसको इंपोर्ट किया करते थे, अब उल्टा है, हम इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी हम बहुत हद तक सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। तो क्या हमने जो अभी तक किया, अचीवमेंट हमने गिनाए, तो सिर्फ अचीव किया है हमने इन 1950 से 1990 तक? अगर ऐसा होता तो हमने 1990 के बाद में इस पॉलिसी को जो हम अडॉप्ट कर रहे थे, इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, इसको ही कंटिन्यू रखना चाहिए था, लेकिन हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। वो इसलिए क्योंकि कुछ फेलियर्स रहे हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग में। क्या हैं वो फेलियर्स? नंबर 1, रिसोर्सेज व सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। जब हमने बात की इक्विटी की तो हमने कहा पहले से बेहतर है, ये अचीवमेंट था, लेकिन फेलियर ऑन द अदर हैंड क्या है? जितना बेहतर होना चाहिए था उतना नहीं है। मतलब आज भी ऐसा है कि कुछ ही लोगों के हाथ में ज़्यादातर रिसोर्सेज, हमारी कंट्री के ज़्यादातर पैसा, धन दौलत और कमाने के अवसर ज़्यादातर किन के पास हैं? रिच के पास में हैं। और आज भी हमारे जो 21.9% लोग हैं, दे आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट वी कम टू the next failure in our economic planning. Focus on agriculture overlooked industrial development. यानी हमने शुरुआत की अपनी प्लान्स में एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लेट शुरू हुआ। और जैसा मैं आपको बता रही थी, एक इंडस्ट्री का मतलब है इतने सारे लोगों को काम मिलना, जो कि एग्रीकल्चर उतनी तेज़ी से या उतना ज़्यादा काम लोगों को प्रोवाइड नहीं करता। तो जिसकी वजह से हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी लेट मिलना हुआ, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया इनिशियल फेज़ में, बिकॉज हमारा फोकस एग्रीकल्चर पर रहा। नाउ व्हेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्टेड, एग्रीकल्चर वॉज ओवरलुक्ड। पहला गलती हमने क्या की कि शुरुआत के प्लान्स में एग्रीकल्चर को फोकस किया, इंडस्ट्री को ओवरलुक किया। और दूसरी गलती क्या की कि जब हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस किया तो एग्रीकल्चर को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया। ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, साइड बाय साइड चलना चाहिए था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एज अ रिजल्ट, आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960s, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस वॉज नॉट सिग्निफिकेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन को डिटेल में हम कवर करेंगे लेटर इन द चैप्टर, लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1966 के बाद एक रेवोल्यूशन आया इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में, जिसकी मदद से मतलब हमने एक लेटेस्ट तरीके से खेती को करना, एग्रीकल्चर को करना शुरू किया, जिससे हमारा प्रोडक्शन कई गुना, वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ा 1960s में। लेकिन जैसे ही वो पीरियड ख़त्म हुआ 60s वाला, उसके बाद से इतना तेज़ी से एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ था उस बीच में, उसको हम मेंटेन्ड नहीं रख पाए। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यू टू मिसमैच ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। यानी हमने इकोनॉमिक ग्रोथ हमने अचीव की, विच मीन्स कि हमने तेज़ी से डेवलपमेंट किया, करेक्ट,
लेकिन हमारी पॉपुलेशन भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ी, बल्कि उससे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, जिसकी वजह से जो हमारा डेवलपमेंट था वो लोगों के लाइफस्टाइल में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में और हमारी इकोनॉमिक मतलब ग्रोथ के जो इंडिकेटर्स हैं जीडीपी, उनमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, पर कैपिटा में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, यानी हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, हमने अपने अचीवमेंट्स में गिनवाया, लेकिन उतना तेज़ी से हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा उस तेज़ी से कि अनएम्प्लॉयमेंट घटा हो, विच मीन्स कि पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ी कि जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम जनरेट कर रहे थे वो हमारी कम पड़ गई। ओके और इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी यानी हमारी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रैटेजी का तो हमें नुकसान मिला ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। मैंने नोट्स भी इस चैप्टर के आपको डाल दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनको आप गो थ्रू कीजिए। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आज आपको जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसमें डाल दूँगी इस चैप्टर के, ठीक है। और अब हम जो आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू नेक्स्ट टाइम ऑन मंडे, जब हमारा टर्न है, आई थिंक ट्यूसडे को है, और व्हाट्सएप पर ही इसी तरीके से मैं आपसे इंटरैक्ट मतलब इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, अभी बीच में आप लोग मेरे को मेरे नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब हम सेशन लेंगे ऐसे ही जैसे आज वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ व्हाट्सएप पे, वैसे ही होगा। ओके, थैंक यू।